नमस्कार साथियों। आज हम एक नई विषय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। मैं आपका दरबार सिंह। मैंने लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में सिलाइस विलाइस की है और मेरा अंतरिम चयन हुआ है 2020 में लाइब्रेरियन पद पे, और फिर मैं अभी टीजीटी हूँ। तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में पिछले 4-5 साल का मेरा अनुभव है। फिर से अब मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो उसके आधार पर हम देख रहे हैं। इसमें है लाइब्रेरी एंड कैटलॉग्स में कई बार जो एग्जाम में पूछते हैं कि कैटा प्लस लोगस किस वर्ड का है, तो ये पूछते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन और ग्रीक दो देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लैटिन कौन सा और ग्रीक कौन सा। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये ग्रीक भाषा का है। जीके के हिसाब से याद रखना है, किसी भी एक ट्रिक बना देना, उस ट्रिक के आधार पर कैटा प्लस लोगस को ध्यान देना। ये इसमें इसमें यही सवाल बनता है कि किस भाषा से उत्पत्ति इसकी हुई है। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका आप महत्वपूर्ण ध्यान देना कि ये कैटालॉगस क्या है। तो उसके बाद हम देख रहे थे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस के जनक और भारत में ही नहीं विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। और उनका इस पर स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है कई बार पूछी जाती है लाइब्रेरी साइंस में। उन्होंने जो कैटालॉग्स को है क्या बोला है, तो लाइब्रेरी कैटालॉग्स को उन्होंने टूल्स कहा है कि ये उपकरण है जो विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू रिकॉर्ड्स अबाउट कलेक्शन इन लाइब्रेरी। तो इसमें कलेक्शन, लाइब्रेरी के कलेक्शन के लिए एक उपकरण है जो यूज आता है इन्फॉर्मेशन सोचना है और देने के लिए। तो आप इसको याद रखना, उपकरण के रूप में कैटालॉग सूची है, सूची उपकरण है। बिना सूची के हम कैसे जा सकेंगे। सूची को जो से कुंजी भी कहते हैं, ये पुस्तकालय की कुंजी है। तो सूची, कुंजी, उपकरण एक ही चीज़ है। तो ये रंगनाथन साहब इसको संज्ञा दे रहे हैं टूल्स की। कटर, सी ए कटर, चार्ल्स एमी कटर बहुत ही विद्वान रहे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में। उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी लिस्ट इज कट ए लिस्ट ऑफ बुक अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिफाइनाइट प्लान। तो ये भी कई बार पूछ जाती है कि उनकी सी कटर के अकॉर्डिंग कैटालॉग्स की क्या डेफिनेशन है, तो आप ध्यान देना। उसके बाद कई बार पूछ जाता है कि कैटालॉग इज रेफर्ड एज टूल। तो वैसा जैसा ऊपर हमने देखा कि रंगनाथन साहब बता रहे थे ये टूल्स है, तो इस रेफर कर रहा है। अब इस पर हमने दिखाया कि लाइब्रेरी कैटालॉग की हिस्ट्री क्या है और डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसमें हिस्ट्री और डेवलपमेंट में पूछते हैं, तो पिछले अपने लगभग 8-9 क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे कि उनकी कैटालॉग्स की क्या हिस्ट्री रही है, और जो उनका ब्रीफ रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हम पेनेजी का देखेंगे। पेनेजी ब्रिटिश म्यूजियम कोड है जो 1841 में आया है, वर्ल्ड का फर्स्ट कैटालॉग कोड है। और उसके सहयोगी रहे जे विंटर जोन्स और अबी एडवर्ड्स। और 1837 में प्रसिद्ध हुआ है। इसको, इसमें कई बार इस सवाल बनता है कि 91 रूल्स किसको कहते हैं, तो पेनेजी रूल को कहते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम कोड को कहते हैं। और पेनेजी रूल में सहयोगी कौन कौन रहे, तो जोन्स और एडवर्ड्स रहे। ये भी सवाल बहुत कम बनता है, लेकिन इसमें भी ध्यान देना आप। इसका पहला संस्करण आया है, स्वीकार कब किया 1839 में। और सबसे अधिक पूछा जाता है कि इसमें पब्लिश कब हुआ, तो 1841 में। तो ये पूछा जाता है कि पेनेजी रूल कब आया, तो 1841 में। ये ज़्यादा डीप में पूछे तो आप उसको ध्यान देना कि ये 1837 से लेकर फिर 1839 और 1841, तो 3 इसके सन है जो इसमें काम आते हैं। द लेटेस्ट एडिशन 1931 ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कोड कंटेंट्स ओनली रूल्स। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 1936 में आया है। और इस रूल में लगभग आपके 95 साल, मतलब 100 साल के बाद इसका लेटेस्ट एडिशन देख रहे हैं हम। तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड है जो, इसमें सिर्फ 41 रूल है, जो जिसमें अपन देख रहे थे कि किसी समय 91 रूल नाम से फेमस था, उसमें 41 रूल ही रहे जो लेटेस्ट एडिशन में। और दूसरा जो जेवेट रूल्स है, इसमें 39 रूल्स है। ये 1852 में आया, 10-11 साल बाद आया है। और इसमें जो रूल है वो भी कम है। उसमें 91 थे पहले में, इसमें 39 है। तो 39 चार्ल्स कॉफिन जेवेट का है। और तीसरा पर्शियन इंस्ट्रक्शन कोड है, ये आपके 1899 में है। और 1908 में जर्मन लैंग्वेज में आया था। 2 बार इसका एडिशन जर्मन लैंग्वेज में हुआ। इसमें जेवेट रूल में ज़्यादातर वे पूछते हैं कि 39 रूल किसको कहते हैं, तो जेवेट रूल को कहते हैं, बस बात खत्म। या इसका सन पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके चार्ल्स एमी कटर का है 1876 को हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं कि इसका क्यों फेमस है। ये 1860 जो 6 है, इसमें आप ध्यान देना कि इस ये सूचीकरण, वर्गीकरण या लाइब्रेरी साइंस के दुनिया में इसका जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1876 को महत्वपूर्ण क्यों है, इसके एक तो आप कॉमन अभी पढ़ रहे हैं कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे और पढ़ेंगे डीडीसी को, उसमें देखेंगे कि 1876 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1876 बहुत ही महत्वपूर्ण कैटलॉग ईयर है। इसमें चार्ल्स एमी कटर ये रूल्स लाते हैं, और ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि चार्ल्स एमी कटर ने रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, तो ये कई बार पूछा जाता है और आप इसका बहुत ध्यान देंगे। जैसा ऊपर कैटलॉग की डेफिनेशन भी उन्होंने दी थी, कह रहे हैं बुक अकॉर्डिंग डेफिनेट प्लान, तो चार्ल्स एमी कटर का नाम तो बहुत ही रहा है। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, नवीनतम संस्करण है, वो आपकी 1904 में वॉशिंगटन में आया है। इस संस्करण में 369 नियम है, तो 205 नियम थे जब ये 1876 में आया था, और बाद में 1904 में जब आ रहा है तब इसमें रूल्स बढ़कर 369 हो गए थे। ये भी एक फैक्ट है, तो ध्यान रहे तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ए कैटालॉग, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग, ये कई बार पूछते कि हम एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग क्या जानते हैं, तो 1908 में आया है। देखना आगे एक और आएगा अमेरिकन का कैटालॉग, और इसमें दोनों में कन्फ्यूज़ कई बार होते हैं हम कि ए कैटालॉग ALA का है, और 1876 में इसको और 78 में 2 साल इसमें पब्लिश किया, और LA जो है उन्होंने भी 1877 और 83 में इसने स्वतंत्र रूप से पब्लिश किया। तो एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 का है। पहले इसके कई बार ALA और LA ने स्वतंत्र रूप से पब्लिश किया था, बाद में ये पूरी तरह से विधिवत रूप से आता है। LS जेस्ट और हेनरी कुप्पी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। इसमें आपके जो है 174 नियम हैं, अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों संस्करण में थे। 174 नियम देखें हम, अब पढ़ा कि ALA और LA दोनों ने इसमें स्वतंत्र रूप से पब्लिश किया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अमेरिका और ब्रिटा दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1941 में एक ड्राफ्ट आया, कोड आया, अंतिम संस्करण इसका 1949 में दिखाई दिया। तो इसमें ज़्यादातर ये पूछते हैं कि ALA कोड कब आया, तो 1908 में, बस बात खत्म। हम बाद में आगे बढ़ रहे थे कि वेटिकन कोड 1931 में आता है। वेटिकन कोड, वेटिकन सिटी के नाम आप पता है, इटली में है, तो ये इटालियन कोड है। 1931 और 39 दो बार आया। इन इंग्लिश में 1948 में भी आया। वेटिकन कोड को JSW हैंसन, W बिशप ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि दो हैंसन और बिशप का संबंध किससे है, तो वेटिकन कोड से है। तो आप ये ध्यान रखना। डिजेक्टा कोड 1886 में आया जर्मन लैंग्वेज में। इंग्लिश में इसको के लिंडफार्ड लाते हैं, तो ये भी पूछा जाता है कि इंग्लिश में इसका वर्जन कौन लेता है, तो के करते हैं। और डिजार्ट का कोड 1886 का है, जर्मन लैंग्वेज में है। और डिजार्ट में मतलब 10 डिजार्ट याद रखना, साल समय कटर के 10 साल बाद ही आता है। बाद में अब देखा हमने पढ़ा था कि और आगे ए कोड पढ़ा था। अब ALA को रूल्स है। ALA रूल्स 1949 में है, शिकागो में आया है। तो ये 8 हमने अभी कैटालॉग से दुनिया पढ़ी, तो ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। ब्रिटिश म्यूजियम कोड, चार्ल्स एमी जेवेट का रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग, पर्शियन कोड, डिजार्ट का कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड, वेटिकन कोड, ALA रूल्स। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि इसमें यदि किसी को डीप में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा ब्रिटिश म्यूजियम कोड का अलग अलग नाम, या पेनेजी रूल्स, या 91 रूल्स, या ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। बाकी ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। ये चार्ल्स एमी कटर वाला भी पूछा जा सकता है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग क्या है, कब आया, कब पब्लिश हुआ, तो इसमें ये पूछा जाता है। तो इसमें कैटालॉग की दुनिया में जो 8 संस्करण है, इसके आप अगर ब्रीफ अगर देख लोगे तो एक बार 2 बार आप पढ़ लोगे तो याद आ जाएंगी। तो आप याद रखना कि IMC इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटालॉगिंग एक्सपर्ट्स 1969 में इफला द्वारा प्रायोजित है, कोपेनहेगन में हुआ। ये IMC की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। आगे हम बढ़ रहे थे ICCP इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल, ये पेरिस में आया 1961 में। इसके बारे में कहीं पूछा जाता है कि ICCP की फुल फॉर्म क्या है, या पेरिस कॉन्फ्रेंस क्या है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल है। तो ये पेरिस का है, 1961 का है। और लास्ट एग्जाम में शायद ये पूछा जाता था CIP इसको इंडिया में कौन करता है, तो ये राजा राममोहन लाइब्रेरी करती है। और वर्ल्ड में कौन कर रहा है, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करती है। CIP क्या है, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन ये होता है भाई साहब कि इसमें जो जो पुस्तकें होती है उसको प्रकाशन से पहले सूचीबद्ध करना होता है। ये जुलाई 1971 में के रंगानाथन ने इसको द्वारा प्रिंटर कैटालॉगिंग कहा है। और एम्प्लाई सेंट्रलाइजेशन कैटालॉग भी इसका एम्प्लाइज है। इसका मीनिंग पूछा जाएगा, ये हो सकता है कि ये कैटालॉगिंग इन सोर्स क्या है, तो CIP कैटालॉगिंग इन सोर्स है, इसका मीन्स है। रंगनाथन ने इसको क्या कहा, तो प्रीनेटल कैटालॉगिंग का है, किसको CIP का है, तो इसमें सवाल बनने की बहुत ज़्यादा चांस है। और लाइब्रेरी की कुंजी कैटालॉग कहा जाता है, ये आपने पहले ही पढ़ा था। कैटालॉगिंग इज टूल फॉर कम्युनिकेशन या
सब्जेक्ट कैटालॉग इज ए कॉटस का है। लाइब्रेरी थिंग्स इज ओनली ऑनलाइन कैटालॉगिंग सर्विस है। तो लाइब्रेरी थिंग्स क्या है, ऑनलाइन कैटालॉगिंग सर्विस है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अज्ञात लेखकों के कार्य को क्या कहा जाता है, तो बेनामी कार्य एनोनिमस वर्क कहते हैं। ऑस्मोसिस विधि हम आगे बढ़ेंगे, जो रिक्लासिफिकेशन की है और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, एक्शन मेथड भी आती है। और एक बार ये पूछ जाता है वर्ड साइन लॉ को क्या है, तो विदाउट पैलेस को है। आगे एक बार पढ़ेंगे रेक्टो पैलेस, वो राइट साइड का है बुक के। और ये इस प्रकार साइन लॉ को राइट रेक्टो, ये सवाल भी पूछ जाते हैं। तो लाइब्रेरी कैटालॉग और थोड़े बहुत जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी वो हमने देखा। और आगे हम और इसके नए नए वीडियो बनाएंगे, बताएंगे किस प्रकार लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे सवाल बन सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का ज्ञान अपने में बढ़ाते रहिए। हम पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे निःशुल्क रूप से, तो आप अध्ययन करते रहिए। और आपको अच्छा लगा है तो आप, धन्यवाद।